नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अलंकार। तो अलंकारों में यहाँ पर हमने लगभग अलंकारों के जितने एक तरह से भेद मैंने आप लोगों को बताए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। केवल एक या दो भेद हमारे शेष रह गए हैं। तो हम यहाँ पर आज अपने पूरे इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम साथ ही वो जो हमारे दो भेद शेष रह गए हैं उन्हें करेंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शुरुआत में बताया था, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का क्या अर्थ होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो जिस प्रकार आभूषण जो है स्त्री के सौंदर्य की वृद्धि करते हैं, व्यक्ति के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर अलंकार की परिभाषा लिखी थी। तो जैसे मैंने देखिए बताया कि मानव समाज एक सौंदर्य उपासक है, यानी कि सौंदर्य की उपासना करने वाला है, सौंदर्य के बारे में एक तरह से वो जानना चाहता है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया, क्योंकि जब भी इंसान जो है बहुत अच्छा और अच्छा और अच्छा दिखना चाहता है तो वो उसी से क्या हुआ, अलंकारों को उसने जन्म दिया कि अगर मैं बाली पहन लूं तो मैं और ज्यादा अच्छी लगूंगी, अगर मैं गले में पहन लूं तो मैं और ज्यादा अच्छी लगूंगी, अगर मैं सर में पहन लूं तो मैं और ज्यादा अच्छी लगूंगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि मनुष्य एक क्या है, सौंदर्य उपासक है। मनुष्य को सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रेम है कि जहां पर चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे वो काव्य का सौंदर्य हो, चाहे वो पशु पक्षियों में, चाहे वो प्रकृति का नदियों में, पहाड़ों में, झरनों में, आकाश में, मनुष्य में, कहीं पर भी इंसान क्या है, सुंदरता को पसंद करने वाला है। और उसी ने अलंकारों को जन्म दिया, यानी कि उसी से कि इस चीज को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, अगर सुंदर है तो उसको और ज्यादा सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, उसी ने अलंकारों को जन्म दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का उपयोग करता है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए वह अलंकारों का सृजन करता है, अलंकारों को का सृजन करता है, अलंकारों को बनाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों को अलंकार की परिभाषा लिखवाई थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है, भूषण बिना न सोहई कविता विनीता बिनता मित। यानी कि भूषण के बिना कविता नहीं सुहाती है, अच्छी नहीं लगती है, सुंदर नहीं लगती है। ठीक है, तो ये हमने पूरी परिभाषा यहाँ पर जानी। उसके बाद यहाँ पर हमने अलंकारों के भेदों को डिस्कस किया था और मैंने दो मुख्य भेद बताए थे आपको अलंकारों के, कि अलंकारों के दो मुख्य भेद होते हैं। यानी कि मुख्य रूप से अलंकारों को दो तरह से सजाया जाता है, या इसे अलंकार के भेदों का आधार भी कह सकते हैं कि किस आधार पर अलंकारों के भेद किए गए हैं। तो एक यहाँ पर किया गया है शब्दालंकार। शब्दालंकार यानी कि जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या उसको सुंदर बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है, वह शब्दालंकार। और बिल्कुल जहां अर्थ से काव्य को सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, वहां पर अर्था अलंकार। तो यहाँ पर आप देखेंगे शब्दालंकार, देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाए, यानी कि शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया जाए, शब्दों का प्रयोग इस तरह से किया गया हो कि किसी भी काव्य में एक तरह से चमत्कार उत्पन्न हो जाए। यानी कि उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने से, अगर हम
क्या करेंगे, चमत्कार जो है समाप्त हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों को चूज कर कर रखा गया है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको त वर्ण का सिखाया था, तरिणी तट तमाल तनुजा तरुवर बहु छाए। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष को, तो अगर मैं तरुवर की जगह वृक्ष लिख दूं, अगर मैं तरिणी नदी, जिसको मैं नदी लिख दूं, ठीक है, तनुजा तट, तो इस तरह से अगर मैं इन सभी चीजों के पर्यायवाची यहाँ पर लिख दूं, शब्दों को चेंज कर दूं, तो ये जो चमत्कार है, ये जो काव्य की शोभा यहाँ पर बढ़ी है, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देते हैं तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है और वह शब्दालंकार माना जाता है। और इसके मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबने नोट डाउन किए हैं अपनी कॉपी में? तो पहला भेद कौन सा है? पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? देखिए यहाँ पर अब आपने पढ़ा है और मैं आपको यहाँ पर आपको पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि आप, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ पाया है तो वो आज इसको पूरी तरह से अच्छे से डाउनलोड, अच्छे से लिख लेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो देखिए, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 अलंकार मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं शब्दा अलंकार में। तो पहला है अनुप्रास। तो देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनु और प्रास, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अनु और प्रास 2 शब्दों के योग से बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपने कुछ भी रटना नहीं है, कहीं पर भी कुछ आपने रटना नहीं है, आपने समझना है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको अनुप्रास शब्द का मीनिंग बताया। ठीक है, अनुप्रास शब्द का मीनिंग बताया। तो अनुप्रास शब्द का मीनिंग, जिसमें 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार, कहते हैं ना अनुकरण। ठीक है, अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, और वर्ण से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं सभी। तो जहां स्वर की समानता के बिना भी, यानी कि भले ही स्वर समान ना हो, भले ही उन शब्दों का साउंड, उन शब्दों का स्वर समान ना हो, वर्णों की बार बार अगर आवृत्ति होती है, अगर एक वर्ण एक से अधिक बार अगर आता है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था करके लाने के लिए, सब बच्चों ने किया होगा। मैंने लिखने के लिए कहा था, काफी सारे एग्जाम्पल मैंने खुद लिखवाए थे और एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कहा था कि आप खुद से लिखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। खेल रही थी जल थल में। तो देखिए हमने यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब देखिए, च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार और स्वर समान नहीं है। तीनों शब्द आप देख सकते हैं, चारु चंद्र चंचल, तीनों के साउंड, तीनों के स्वर क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि समानता के बिना ही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि इस अलंकार में एक वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार किया जाता है। ये है अनुप्रास। अनु का अर्थ बार बार, प्रास का अर्थ वर्ण। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार यानी कि शब्द अलंकार का पहला भेद।
तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके काव्य को सुंदर बनाने की कोशिश की है, काव्य को सजाने की कोशिश की है, और तभी यहां पर कहा है ये शब्दा अलंकार का भेद है। शब्दा अलंकार का दूसरा भेद यहां पर दिया है यमक अलंकार। यमक अलंकार में मैंने आप लोगों को बताया था जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अब यहां पर शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। क्या होता है? शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। तो देखिए यहां पर यमक अलंकार होता है। अब आप देखेंगे कनक कनक, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक शब्द एक से अधिक बार लिखा जाता है। कनक कनक 2 बार लिखा है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाखाए बोराए नर वापाए बोराए। और देखिए दोनों का अर्थ डिफरेंट है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल दिया था काली घटा का घमंड घटा। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था रति रति शोभा सब रति के शरीर की। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखवाए थे और घर से भी करके आने के लिए कहा था। तो यहाँ पर भी शब्दों में कुछ फेर बदल किया गया है, शब्दों को एक तरह से यहाँ पर सजाने की कोशिश की है, तो ये शब्दा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ पर कनक कनक, ठीक है, और ये आपका कनक कनक। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक का अर्थ सोना, कनक का अर्थ धतूरा। ठीक है, तो ये दोनों के अर्थ डिफरेंट है, लेकिन शब्द 2 बार एक साथ यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। एक साथ हो चाहे अलग हो, काली घटा का घमंड घटा, लेकिन शब्द आपके एक से अधिक बार प्रयोग होगा, अर्थ उसका डिफरेंट होगा। यमक अलंकार। तो उसके बाद हमने नंबर 3 पढ़ा था श्लेष अलंकार, जहां शब्दों का प्रयोग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था तुलसीदास जी, जो आपका कबीरदास जी का एक जो यहाँ पर एक दोहा था, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कुल के कपूत की जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है, दीपक के समान होती है। और जिस प्रकार से दीपक जब जलता है तो कुल में उजाला, एक तरह से अंधेरे में रोशनी आ जाती है, उसी प्रकार अगर कुल में कुल का दीपक जन्म लेता है तो लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन उसी तरह क्योंकि वो कपूत है, वो कपूत निकला, वो अच्छा बच्चा नहीं है, तो इस तरह से अगर वो बड़ा होता है, यानी कि दीपक जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है, या बुझ जाता है तो अंधेरा होता है, और वैसे ही वो बच्चा जब बढ़ जाता है तो कुल का नाम एक तरह से मिट्टी में मिलाता है। तो उसके बाद ये 3 हमने यहाँ पर अलंकार पढ़े थे, शब्दा अलंकार, उसके बाद अर्था अलंकार। देखिए अर्था अलंकार में मैंने यहाँ पर आपको बताया जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर अर्था अलंकार होता है। जैसे इसके काफी सारे भेद यहाँ पर मैंने बताए, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, मानवीयकरण और रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये आपके अर्थालंकार हैं, जिसमें हमने उपमा अलंकार को पढ़ लिया था, जहां दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, जहां दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनमें गुणों में समानता दिखाई देती है। ठीक है, अंतर है चीजों में काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी गुणों में समानता दिखाई देती है, वहां उपमा अलंकार होता है, यानी कि तुलना करी जाती है आपस में दो चीजों की। तो इसमें मैंने आपको बताया था पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया था रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या बताया था मैंने आपको? जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, यानी कि अब यहाँ पर तुलना नहीं की जाती, यहाँ पर तुलना नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर उसी का रूप दे दिया जाता है। तुलना नहीं की जाती, उसी का रूप दे दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है।
जैसे देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट। अब देखिए, जो ये पंक्ति होती है ना, ये जो पंक्ति होती है, ये पूरी पंक्ति आपका मानवीयकरण अलंकार के लिए भी प्रयोग की जाती है। अब देखिए, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि इस लाइन में हम कहें कि मानवीयकरण अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो देखिए, आप आधी लाइन को पढ़िए, आपको रूपक अलंकार दिखाई देगा आपके लेफ्ट साइड से। आपके राइट साइड से अगर आप आधी पंक्ति को पढ़ेंगे, वहां आपका मानवीयकरण अलंकार है। देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए, जो अंबर पनघट शब्द है आपका, ठीक है, रूपक अलंकार के लिए मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दिया था? चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल यानी कि भगवान श्री हरि के चरणों को कमल की संज्ञा दे दी गई है। दूसरा, यहाँ पर गुरुपद कमल, गुरुपद कमल बंदो दो भाई, पद कमल, ठीक है। और इसी तरह से अंबर पनघट, अंबर को पनघट बना दिया है। अंबर को क्या कर दिया है? पनघट बना दिया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। पूरा जो अंबर है उसको पनघट ही कह दिया गया है, यानी कि तुलना नहीं की है यहाँ पर उसकी पनघट से, उसको पनघट ही कह दिया गया है। अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तारा घट उषा नागरी, तारों रूपी जो घड़ा है उसको कौन? उषा नागरी। उषा किसे कहते हैं? जो एक होता है आपका जो सुबह का समय होता है, बिल्कुल जिसको भोर कहते हैं, बिल्कुल अंधेरा, एक तरह से अभी सूर्य निकला नहीं होता है, एक लालिमा होती है, आप पूरब की तरफ देखेंगे, लाल लाल सा एक तरह से रंग आपको दिखाई देगा, उसे कहते हैं उषा काल। यानी कि अब सूर्योदय हो रहा है। तो अब उस सूर्योदय रूपी जो नागरी है, जो नायिका है, उसने तारों रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो दिया है। यानी कि जैसे ही सूर्योदय होता है, धीरे धीरे जो तारे होते हैं वो अपने आप छिप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कितनी सुंदर पंक्ति है देखिए। तो यहाँ पर आपकी जो आधी पंक्ति है वो आपका रूपक अलंकार, और जो यहाँ पर उषा नागरी, उषा यानी कि जो प्रातः कालीन जो सवेरा है, उसको एक नायिका यानी कि स्त्री का रूप दिया है, तो उसका वहां पर मानवीयकरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अंबर पनघट जो आपका शब्द है, ये रूपक अलंकार इसमें है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था, चरण कमल बंदो हरिराई, गुरुपद कमल बंदो दो भाई, तो जहां पे इस तरह के शब्द होंगे वहां पर रूपक अलंकार होगा। यानी कि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, डायरेक्ट उसी दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। अगला था उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें मैंने कहा कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यहाँ पर क्या किया जाता है? एक तरह से उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, और एक तरह से संभावना प्रकट की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना प्रकट की जाती है, जहां पर मनु, जनु, मानो। तो मैंने क्या कहा था कि जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, क्या था? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना या कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मान लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है, संभावना प्रकट की जाती है, ये सभी होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और उत्प्रेक्षा अलंकार के भी और भी सारे मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए थे, जो आपने नोट डाउन किए होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताई थी कि दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनी चहु दिशी सुहाई, कि दादुर की धुनी जो ध्वनि है वो इस तरह से लग रही है चारों तरफ,
मानो वेद पढ़हि जनु बटु, जो ऐसा लग रहा है कि जो पंडित हैं वो वेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार को भी क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर आगे बताया था आपको अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके, लोक सीमा यानी कि जहां तक लोगों के सोचने की सीमा है, जहां तक लोगों के काम करने की सीमा है, वहां उस सीमा को का अतिक्रमण करके यानी कि उस सीमा को लांघ दिया जाता है। एक तरह से बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ये मैंने आपको लिखवाया था कि जहां पर किसी भी व्यक्ति के गुणधर्मों को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल भी सेम मैंने यही लिखवाया था आपको, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये था हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। और इस तरह से मैंने अर्थ अलंकार के 4 भेद यहाँ पर आपको पढ़ा दिए थे। नंबर 5 यहाँ पर एक आज हम नया अलंकार पढ़ेंगे, जो है संदेहा अलंकार। ठीक है, संदेहा अलंकार में क्या होता है कि जो पंक्ति होती है, जो लाइन होती है, उसमें क्या होता है, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा उत्प्रेक्षा और संदेहा अलंकार में। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कल्पना कर लेते हैं, हम संभावना प्रकट करते हैं, लेकिन आपका जो संदेहा अलंकार है, संदेहा अलंकार में संदेह होता है, डाउट होता है। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन हो, जहां जो प्रस्तुत किया गया है उस प्रस्तुत में अप्रस्तुत यानी कि जो है ही नहीं उसका संशय पूर्ण यानी कि संदेह पूर्ण वर्णन किया जाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। अब इसको पढ़िए, कितनी सुंदर पंक्ति है, कितनी प्यारी पंक्ति है। देखिए, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए कितनी एक तरह से कंफ्यूज करने वाली लाइन है, लेकिन बहुत ज्यादा एक तरह से मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। तो इसीलिए इसे एक अलंकार का रूप दे दिया गया, क्योंकि ये एक तरह से सुंदर बना रहा है काव्य को, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आनंद आ रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया संदेहा अलंकार। संदेह, डाउट है, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, ठीक है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरह से संदेह यहाँ पर, डाउट यहाँ पर बनाया गया है इसमें, इसीलिए इसको संदेहा अलंकार कहा है। ठीक है, तो इस वाले को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, संदेहा अलंकार को, कि जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेहा अलंकार होता है। क्योंकि यहां तक आप सबने कर लिया है, यहां तक आप सबने पढ़ लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले, जो नंबर 6 जो हमारा अलंकार है। देखिए मैंने आपको 5 ही लिखवाए थे, लेकिन ये मैंने आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अलंकार पढ़ाया है जिसको हम नंबर 5 कहेंगे, और जो है संदेहा अलंकार। और आप देख सकते हैं कि ये भी किस तरह से काव्य के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमारा था अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, जहां व्यक्ति के गुण आदि के रूप सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है कि उस पर विश्वास करना कठिन होता है। एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिए थे एक्स्ट्रा भी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यानी कि इतना रोए भगवान की सुदामा के पैर धुलाने के लिए अब पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, श्री कृष्ण के अक्षुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए।
तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अपना अतिशयोक्ति अलंकार नंबर 4 जो है हमने कंप्लीट कर लिया था। और नंबर 5 मैंने अभी अभी आपको बताया संदेहालंकार, जो आपने लिख लिया होगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे नंबर 6। नंबर 6 जो हमारा है वो है मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। अब देखिए अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको अतिशयोक्ति, और अब हम पढ़ रहे हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है। यानी कि कोई भी निर्जीव वस्तु है उसका वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, जैसे लाइव हो, वो जिंदा हो, कि वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब देखिए अगर पेड़ पौधों की बात आती है तो पेड़ पौधे जीवित तो है, जिंदा है, वो सांस लेते हैं, वो खाना खाते हैं, लेकिन हम अगर एक तरह से मानव को देखें और पेड़ पौधों को देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है उनमें और हम में। हमारी एक पूरी जीवनचर्या होती है, एक लाइफ स्टाइल होता है, मनुष्य जन्म लेता है और एक तरह से बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि हम पेड़ पौधों का भी मानवीयकरण करते हैं कि वो इस तरह से कर रहा है, ऐसे कर रहा है। कविता में आपने देखा होगा, नदी का मानवीयकरण करते हैं, पहाड़ का मानवीयकरण करते हैं, फूलों का मानवीयकरण करते हैं, हवा का मानवीयकरण करते हैं, समुद्र का मानवीयकरण करते हैं। तो चलिए मानवीयकरण क्या होता है हम उसको एक बार लिखते हैं और उसके बाद हम उसको आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीवों की तरह किया जाता है, जब किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीवों की तरह किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, जहां पर किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण से आप समझेंगे कि क्या होता है मानवीकरण अलंकार। तो जैसे एक मैंने एक एग्जाम मैंने वहीं पे बताया था कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जो प्रातः कालीन जो भोर का समय है, उषा काल जो है, उसका मानवीयकरण किया गया है। कैसे? एक युवती के रूप में, एक नव युवती के रूप में उसका मानवीयकरण किया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर। मोती है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर लेता, रवि बटोर लेता है उसको, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है और कितनी प्यारी सी पंक्ति है। और अब आप मुझे बताएंगे कि इसमें किसका मानवीयकरण हुआ है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इस पंक्ति में किसका मानवीयकरण किया गया है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। किसका मानवीयकरण किया गया है यहाँ पर? वसुंधरा यानी कि इस धरती का, और दूसरा रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। वसुंधरा यानी कि इस धरती माता का मानवीयकरण किया गया है कि रात के समय जब सब लोग सो जाते हैं उस समय वसुंधरा जो है मोती बिखेर देती है। मोती यानी कि आकाश में तारे बिखर जाते हैं, रवि बटोर लेता है उनको। रवि एक बालक की तरह वो क्या करता है, रवि यानी कि सूर्य, किसका पर्यायवाची है रवि? सूर्य का पर्यायवाची है। रवि बिखेर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सूर्य निकलता है तो क्या होता है, सारे तारों की जो रोशनी होती है वो क्या होती है, छिप जाती है, मानो एक बालक के रूप में उसने वो सारे मोती उठा लिए हों, सारे मोती एक तरह से बटोर लिए हों। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मानवीयकरण किया गया है धरती और सूर्य का। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लेंगे। यौवन में माती मटर बेली। आपने देखा होगा कि कई सारी कविताओं में आपको इस तरह की पंक्तियां देखने को मिलती हैं। मटर बेली अलिया अलियों से आंख लड़ाती है, यौवन में माती मटर बेल अलियों से आंख लड़ाती है। यानी कि जो मटर की बेली है, मटर की जो बेल है उसका मानवीयकरण किया गया है एक नव युवती के रूप में। उसका मानवीयकरण किया गया है एक किशोरी से नव युवती होते वक्त, उस टाइम पे कि यौवन में माती मटर बेल अलियों संग आंख लड़ाती है। यानी कि मटर बेल जो है अपनी सखियों के साथ, अपनी जो उसकी सहेलियां हैं, उसकी जो सखियां हैं, जो पूरे खेत में जो मटर की बेल फैली हुई है, उस पर पिंक पिंक कलर के फूल जब अभी आ रहे हैं, बहुत सुंदर हो रखे हैं, वो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। यानी कि एक तरह से उनमें अभी अभी यौवन आया है, वो बहुत एक तरह से सुंदर इस टाइम पे है। और अपनी अलियों अलियों यानी कि जो उसकी सखियां हैं उनके साथ आंख मिचोली करती है, उनके साथ खेल रही है। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर आज अलंकारों को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। यानी कि 6 यहाँ पर हमने अर्था अलंकार पढ़ लिए हैं। और मुझे लगता है कि अब तो आपको अलंकार पढ़ने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। रिवाइज भी यहाँ पर कर दिया गया है आज के सेशन में। जिस बच्चे ने लास्ट के किसी भी सेशन को अटेंड अगर नहीं किया है तो वो आज के सेशन को पढ़कर ही केवल सारे अलंकारों को जान सकता है, सारे अलंकारों को समझ सकता है, सारे अलंकारों को पढ़ सकता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी आज आपने पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।